नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद महत्वपूर्ण क्लास में। साथियों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के वो 50 सबसे बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम हर एक प्रश्न को रटेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे के पूरे नियम को इतने सरलता से समझेंगे कि हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक एक प्रश्न सीधे आपके एग्जाम पेपर से मेल खाएगा। पूरी एकाग्रता के साथ बैठिए। चलिए शुरू करते हैं आज की यह शानदार क्लास। ठीक है, बताइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्या कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? अब बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, अ, प, ई, च या ट या ज और आ। देखिए, बच्चे अक्सर पूरी वर्णमाला के लिए लिंग रटने बैठ जाते हैं, लेकिन हमें रटना नहीं है, समझना है। देखिए, हिंदी व्याकरण का नियम कहता है कि हमारी हिंदी वर्णमाला के लगभग सभी अक्षर हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सभी अक्षर, ध्यान दीजिएगा, सभी अक्षर क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद के स्वरूप वह तीन ही अक्षर केवल आपको याद करना है। कौन सा? एक ई, छोटी ई, और एक बड़ी ई, और दूसरा री। ठीक है, ये तीन शब्द याद कर लीजिए। हिंदी वर्णमाला में यही तीन शब्द आपके क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सारे शब्द जो भी हैं, जो भी वर्ण हैं, वो सब क्या आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ई और ई, ये क्या है? यही आपका पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िएंगे। बेहतरीन क्लास चल रहा है, बेहतरीन क्लास आपका लाइव हो गया है, बेहतरीन क्लास आपके सामने मिल रहा है। तो आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे अगला सवाल। चलिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? सीधा सा सवाल कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? शब्द भंडार, वर्णमाला, वर्ण समूह, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा? वर्णमाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको? बी को आप राइट करें। देखिए, किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को जब एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी में देवनागरी जो है वर्णमाला का प्रयोग होता है। हिंदी में और लिखी जाती है किसमें? देवनागरी लिपि में। यह भी आप याद रखिएगा। बढ़ेंगे, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए, निम्नलिखित में कौन सा स्वर आपका मूल स्वर है? ठीक है, मूल स्वर आपको बताना है। अ, ए, ओ या औ। देखिए, मूल स्वर वह स्वर जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होती है, उन्हें हम लोग मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ठीक है, और ये री। ठीक है, ये 4 आपके क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, और इनको हर्ष स्वर भी कहा जाता है। बाकी सभी संयुक्त स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें से कौन सा मेल खा रहा है? और जो है ना, यही आपका क्या है? मूल स्वर के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। देखिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? किसका? क वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। देखिए, मैं आपको ट्रिक बताया था, केटीएम 2। ठीक है, केटीएम 2, यही इसका क वर्ग का जो उच्चारण होता है किसके द्वारा? कंठ के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर किसको? बी को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे अगला सवाल। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? यानी घोष वर्ण आपको बताना है। ख, च, ग या थ। देखिए, घोष वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं? घोष या सघोष कहते हैं। देखिए, इसमें नियम एक होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? आपका क्या होता है? घोष होता है। इसलिए ग क्या है? इसमें तीसरा वर्ण है ना, तो इसीलिए क्या है? यही आपका घोष वर्ण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या हो जाएगा? आपका घोष वर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट बन जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। चलिए, प का उच्चारण स्थान क्या है? यानी प जो है इसका उच्चारण स्थान बताइए। प वर्ग में कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसका उच्चारण आप उच्चारण करके देखेंगे किसके द्वारा? इसका उच्चारण हम लोग अक्सर ओठ के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर किसको? ए को आप राइट कर लेंगे। ओष्ठ के द्वारा इसका उच्चारण होगा, या केटीएम 2 से भी आप आराम से उसे निकाल सकते थे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? बताइए, 50, 51, 52 या 53? तो हिंदी देवनागरी लिपि में कुल आपके 52 मानक वर्ण माने गए हैं। इसमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 मुख्य व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन। कुल को मिलाकर कितने हैं? 52 इसमें मूलतः वर्णों की संख्या बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी आप इसमें राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। बताइए, नेक्स्ट, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय?
देखिए, दो अत्यंत पास स्थित वर्णों के आपस में मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, आपका संधि का होता है। ऑप्शन नंबर किसको, ये को आप राइट करेंगे। यहीं पर एक और प्रश्न आपका ट्विस्ट में रहता है कि शब्दों के मेल से किसका निर्माण होता है। जब शब्दों की बात करेगा तब आपको समास के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन वर्णों की बात करेगा तो आपको किसको, आपको संधि के साथ जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट जवाब बनता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, संधि से एक और बेहतरीन सवाल कि संधि कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 3 या 4। हिंदी व्याकरण में संधि को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कितनी प्रकार की होती है संधि, 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। चलिए, सदैव में कौन सी संधि है, इसमें सदैव में संधि बताइए। देखिए, जब इसका हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो वहीं से इसका मालूम लग जाता है। क्या बनता है, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव से मिलकर सदैव बना है। और इसमें संधि की बात करेंगे तो कौन संधि हो जाएगी, इसमें आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। चलिए, पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका बनेगा पो प्लस अन। बहुत बार एग्जाम में पूछता है तो अच्छे से याद रखिएगा। पो प्लस अन के मिल से क्या बनता है, पवन शब्द बनता है। और इसमें संधि अगर पूछता तो कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आप अगर संधि पूछेगा तो अयादि संधि हो जाएगी। लेकिन अगर संधि विच्छेद को इसमें पूछा है तो पो प्लस अन आपका कौन सा, बी ऑप्शन राइट बन जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। देखिए, संधि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसीलिए 4-5 सवाल इसमें डाले गए हैं कि संधि का एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संधि से एक भी प्रश्न अगर आता है तो आप एग्जाम में हल करके आए, उसको छोड़ के नहीं आए। देखिए, इत्यादि यानी इति प्लस आदि, इसका संधि विच्छेद इति प्लस आदि। ठीक है, इति प्लस आदि मिलकर इत्यादि बनाता है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर किसका, बी इसमें राइट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। चलिए, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें बताइए उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया, उपकार में, लाभदायक में, पढ़ाई में या अपनापन में। देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा उप प्लस कार से मिलकर क्या बना है, उपकार शब्द बना है। और इसी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया उपकार में। बाकी जो इसके आगे जो क्या लगा, उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी तीनों शब्दों के पीछे क्या लगा है, प्रत्यय का प्रयोग किया। जैसे लाभ में दायक यानी आक प्रत्यय का प्रयोग किया, पढ़ाई में आई प्रत्यय और अपनापन में पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया। लेकिन बाकी केवल उपकार में ही आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा, यानी उप प्लस कार, उप प्लस कार से मिलकर उपकार बना। यही उप क्या है आपका, उपसर्ग के रूप में आया है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें लेखक में आप प्रत्यय बताइए। देखिए, लेख इसमें आपका मूल शब्द बनता है। ठीक है, लेख मूल बनता है और अक इसमें क्या होता है, प्रत्यय लगाया जाता है। तो क्या बनता है, लेखक बनता है। ऑप्शन नंबर डी आप राइट कर लीजिएगा। बढ़िए आगे। चलिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से जब मिलकर नया सार्थक शब्द बनता है तो वह क्या कहलाता है, संधि, समास, अव्यय या छंद। देखिए, वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर किसको, बी को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में समास बताइए। कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। देखिए, यथाशक्ति का विग्रह होता है शक्ति के अनुसार, यानी यहाँ पहला पद यथा एक अव्यय प्रधान है, यानी जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर लेंगे। बताइए, राजपुत्र में कौन सा समास है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछ रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड में भी चल रहा है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, और का क्या है, कारक चिन्ह है, इसका वजह से इसमें आपका तत्पुरुष समास बनता है। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। चलिए, दशमुख में कौन सा समास है, दशमुख क्या बताइए, आप समास बताइए। 10 है जिसके मुख, अर्थात किसको, रावण के 10 मुख थे ना, यानी यहाँ दोनों पद मिलकर किसी विशेष अर्थ रावण की ओर संकेत करेंगे, वहां पर आपका बहुव्रीहि समास बनेगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट अगला। चलिए, अगला बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना तद्भव है, अग्नि, सूरज, चंचू या हस्त।
तद्भव शब्द यानी संस्कृत के शब्द जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है वो तद्भव कहलाते हैं। और इसमें से कौन सा है, सूरज जो है ना, यही आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप इसका राइट बनेगा। सूर्य जो है ना इसका क्या हो जाएगा, सूर्य इसका तत्सम होता है और तद्भव क्या होता है, सूरज होता है। नेक्स्ट सवाल अगला, चलिए कपूर शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो कपूर जो शब्द है ना यह भी आपका क्या है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। कपूर संस्कृत के मूल शब्द कर्पूर जो है तत्सम इसका बनता है, क्या बनता है, कर्पूर जो होता है यह इसका तत्सम होता है और तद्भव क्या होता है आपका, कपूर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट बनेगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द, तो संस्कृत का शब्द डायरेक्ट आपको ढूंढिए। जब भी तत्सम कहे आप सीधे संस्कृत के शब्द पर जाइए, जैसे आम्र, आंख, कान या जीभ। इसमें आम्र क्या है, आम्र में क्या होता है, आम होता है, यही आपका तत्सम मिलेगा। बाकी क्या हो जाएगा, आंख जो है ना यह क्या हो जाएगा, यह तद्भव हो जाएगा। कान कर्ण होता है, जीभ जो क्या है यह भी आपका तद्भव हो जाएगा, लेकिन आम्र यही आपका तत्सम रूप बनेगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, चलिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर आप शब्द के भेद बताइए, 2, 3, 4 या 5। देखिए इसके आधार पर टोटल आपके 4 भेदों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। लेकिन कुछ विद्वान शंकर को भी 5वां भेद मानते हैं, पर अगर मुख्य रूप से बात करेंगे तो कितने, 4 ही भेद होंगे। ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, आप राइट कर लेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल, चलिए वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। देखिए वह क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप राइट करेंगे। जैसे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण या मन के भाव का नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हो गया, मेज, पटना, मिठास, हरियाली, बड़कपन, लड़कपन, ये सब क्या है आपके संज्ञा ही तो हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेंगे। आगे बढ़िए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसमें बुढ़ापा में संज्ञा बताइए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए बुढ़ापा शब्द से जीवन की किसी एक विशेष अवस्था या भाव का बोध होता है, जिसे छू नहीं केवल महसूस किया जा सके, वह भाववाचक संज्ञा होता है। तो बुढ़ापा केवल महसूस ही तो होता है ना, क्या है, यही आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब बन जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी गाय, पहाड़, यमुना या आम, इन चारों में से आप व्यक्तिवाचक बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी खास व्यक्ति के लिए या खास नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें से गाय क्या है, गाय तो बहुत सारी है ना, काली गाय है, उजली गाय है, हाइब्रिड है, देसी है। पहाड़ क्या है, पहाड़ में सारे पहाड़ों का नाम आएगा। यमुना जो है ना यही आपका राइट बनेगा, यही आपका व्यक्तिवाचक बनेगा, क्योंकि यमुना एक ही है ना, नदी का नाम है तो नदी एक ही है। आम की बात करेगा तो आम पे हजारों वैरायटी हैं, लेकिन यमुना जो है एक ही है, यही आपका क्या व्यक्तिवाचक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़िए नेक्स्ट, देखिए वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि देखिए कितना बेहतरीन मैं सेट आपको लेकर आ रहा हूँ। एक एक प्रश्न का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ऐसे सारे सवाल आप एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ये भी किसी एग्जाम से ही लिया गया है, वहीं पर प्रश्न आपके बार बार दोहराए भी जाते हैं। ठीक है, इतना जान लीजिए। हिंदी में बहुत सारा किसी भी एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है, सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे वह किसी भी लेवल का सवाल हो, सीधा ही और स्पष्ट में पूछाएगा। बस आपको क्या कंठस्थ होना चाहिए और अच्छे से प्रश्न का डील करना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल, हिंदी में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है। बताइए एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछा जाए तो इसका तो आंसर वही बनेगा ना, कितने सर्वनामों की संख्या बताई गई है हिंदी में, कितनी आपकी 11 सर्वनामों की संख्या बताई गई। ऑप्शन नंबर सी इसमें आप राइट कर लेंगे। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस तरह से क्या हो जाएगा, 11 सर्वनाम के भेद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट करेंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट, यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, यानी यह जो शब्द है इसमें आप सर्वनाम बताइए, निश्चय, अनिश्चय, संबंध या निज। देखिए जिस सर्वनाम शब्द से पास या दूर की किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का संकेत मिले वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। तो यह और वह क्या है, निश्चितता का बोध कराएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी, यह अपना कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसको, ए को आप राइट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगला सवाल, चलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय।
जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, संख्या या परिमाण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। जैसे काला घोड़ा चल रहा है, 4 आम यहाँ पर गिरे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? यह सब क्या है? यह संज्ञा की विशेषता बताएं। 4 आम या काला घोड़ा, वही सब क्या है? विशेषण बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे। चलिए बताएंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। सीधा और स्पष्ट सवाल, 3, 4, 5 या 6। तो हिंदी व्याकरण विशेषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार माने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। वो 4 प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामी। ये टोटल आपके 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? किसका? आलस्य का विशेषण बताइए। आलस, अलस, आलसी या आलसीपन। सी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। आलसी जो शब्द है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? विशेषण बनता है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। आगे, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो उसे क्या कहते हैं? यानी जिस क्रिया में कर्म न लगा हो क्या कहलाएगा? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया या द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया के कार्य का फल सीधे कर्ता में पड़ता है, उसमें कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। ठीक है, जैसे रोना, हंसना, सोना, ये सब क्या है? आपके अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। एक एक प्रश्न देखिए कितना बेहतरीन आपको सॉल्व कराया जा रहा है, कितना अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आया जा रहा है। ठीक है, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो आप एक काम करिए, लाइक तो कर ही सकते हैं ना, लाइक कर दीजिए, अभी के भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़िए अगला सवाल। राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रणयार्थक या संयुक्त क्रिया। देखिए, इस वाक्य में पढ़ता है यानी सीधा प्रभाव पुस्तक यानी कर्म को पढ़ रहा है। अगर पूछा जाए कि राम क्या पढ़ता है, तो आंसर आएगा कि पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, और जहां भी अगर कर्म आ गया यानी पुस्तक क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा, तो वो क्रियाएं क्या बनती है? सकर्मक क्रियाएं बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। चलिए बताइए, काल के कितने भेद होते हैं? काल के भेद कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए, काल के कितने भेद हो जाएंगे? काल के आपके 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट करेंगे। कौन सा? सबको जानता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी टोटल काल के 3 भेद आपके माने जाते हैं। इनके बहुत सारे उपभेद भी हैं, तो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। चलिए देखिए कि वह गया होगा, वह गया होगा वाक्य किस काल का उदाहरण है? सामान्य, संदिग्ध, आसन्न या पूर्ण? तो वह गया होगा यानी वाक्य से भूतकाल में काम के पूरे होने में संदेह या शंका का पता चलता है। जहां भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। कौन सा? संदिग्ध भूत हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी आप राइट कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या संकल्प? देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप इंपोर्टेंट में डाल लीजिए। जैसे आप इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, मेरा उत्साह बढ़ गया, उसके आने से, मेरे भाई के आने से मेरा उत्साह बढ़ गया। ये क्या हो जाएगा? आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चक्रव्यूह, रचा गया। ठीक है, अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह का खेल रचा गया, यानी ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। संकल्प लिया गया, मैंने दृढ़ संकल्प लिया है कि किसी भी हाल में परीक्षा को पास करूंगा और एक सरकारी नौकरी लूंगा। ये भी क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आती है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? यही आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर सी मृत्यु क्या हो जाएगा? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो शब्द बचते हैं वो आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल। देखिए, एक्सप्लेनेशन भी कितना बेहतर हो रहा है और सवाल भी कितना बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो कवि स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यानी कवि जो है ना, इसका स्त्रीलिंग रूप बताइए। देखिए, यह प्रश्न 2 प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। एक तो कवि का स्त्रीलिंग पूछ लिया जाता है और दूसरा कवयित्री में आपकी वर्तनी भी पूछ ली जाती है। तो दोनों एक प्रश्न से 2 सवाल आपको क्लियर होने वाला है आज। देखिए, कवि का स्त्रीलिंग आपका कवयित्री हो जाएगा। सब में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या है? राइट है। य पर छोटी की मात्रा लगती है और त्र पे बड़ी की मात्रा लगती है। कवयित्री यही आपका सही बनता है। वर्तनी में भी अक्सर इसको पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से दोनों आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट। चलिए, लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन बताइए। लड़के, लड़कों, लड़काएं या लड़कियों? तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये इसमें राइट बन जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ समझने वाला है नहीं, आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे देखिए और बेहतरीन सवाल। कारक के कितने भेद होते हैं? बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। कारक के टोटल कितने भेद होते हैं? तो कारक के टोटल आपके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें राइट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए।
पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? यानी पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है। जब भी अलग होने का भाव आता है तो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आप राइट करेंगे। से जो है इसमें अलग होने के भाव के लिए आता है। देखिए एक से करण कारक में भी आता है, लेकिन वह साधन के रूप में आएगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, यानी बाण से क्या हो जाएगा? कारक, करण कारक उसमें बनेगा क्योंकि साधन आ रहा है। लेकिन यहाँ से किसने अलग होने के लिए आ रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा, अलग हो गया, अपादान कारक बन गया। ऑप्शन नंबर बी राइट बन जाएगा। आगे देखिए अगला, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? व्योम, विप्र, विभावरी या लोचन? तो आकाश का पर्यायवाची जो शब्द है ना, व्योम मतलब क्या होता है? यही आकाश होगा। नभ होगा, अंबर होगा, आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। विभावरी जो है रात का पर्यायवाची होता है, और लोचन मीन्स क्या होता है? लोचन आपका आंख का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पंकज, जलज, सरोज या जलद? देखिए ऑप्शन नंबर डी जलद जो है यही कमल का पर्यायवाची नहीं है। द इसमें लगा है ना, तो द अगर लगता है तो जान लीजिए किसका साथ होता है? यह बादल का होता है। ठीक है, जलद आपका बादल का पर्यायवाची बनता है। लेकिन जो जिसमें लगा होता है, जो लगा होता है वह कमल का पर्यायवाची होता है। एक बहुत ही शानदार ट्रिक इसमें लागू होता है, आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अमृत का विलोम शब्द क्या है? यानी अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलिए, अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा? आपका विराग होगा। अनुराग का अर्थ होता है किसी के प्रति प्रेम या आसक्ति होना। ठीक इसका विपरीत विलोम जो क्या बनता है? विराग बनता है। ऑप्शन नंबर किसको? बी राइट करेंगे। बहुत सारे बच्चे वैराग्य लगाते हैं, लेकिन वैराग्य नहीं होगा, विराग होगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है प्रेम या लगाव का न होना, यानी उदासीनता प्रकट करना। ऑप्शन नंबर बी विराग जो हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है एक शब्द क्या हो जाएगा? वो उसको हम लोग एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं, यानी सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ कहलाएगा। सर्व मतलब सब, अज्ञ मतलब जानने वाला। ठीक है, सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। आगे देखिए, अंगूठा दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मतलब क्या हो जाएगा? इनकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर किसको? अंगूठा दिखाना एक प्रचलित मुहावरा है जिसका अर्थ होता है एन वक्त पर किसी काम के लिए साफ मना कर देना या इनकार कर देना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये इसका राइट जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट। विशिख किसका पर्यायवाची है? विशिख जो किसका पर्यायवाची है? यह इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। बुध, प्राण, बाण, तरु या सरोवर? तो विशिख जो पर्यायवाची होता है यह बाण का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं? रस के आप अंग बताइए, 2, 3, 4 या 5? तो रस के कितने अंग हो जाएंगे? काव्य में रस की निपत्ति के लिए 4 अंगों का होना आवश्यक है। कितने अंगों का? 4 अंगों का होना आवश्यक है। वो 4 अंग कौन कौन से हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के रस के अंग जो हैं बनते हैं। इनको याद रखिएगा, ये प्रश्न इनसे आपसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? इसका श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। देखिए श्रृंगार इसमें थोड़ा सा गलती लिख दिया गया है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऐसे हो गया है, और सही कहिए तो कंप्यूटर के हिसाब से श्रृंगार ऐसा लिख नहीं पाता है, ऐसा ही लिखता है। तो आप इसको देख लीजिएगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपका रति होगा। कौन सा हो जाएगा? रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट बताइए अगला। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और कौन से इसमें अलंकार हो जाएगा? यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक? तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, यानी इसमें चौ वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार आ रही है। एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार आपको दिखाई देती है तो वहाँ पे आपको कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी आप इसमें राइट कर लीजिएगा। और यह रहा आज का आखिरी और अंतिम सवाल। बताएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? सीधा और आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है। इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताएंगे कि आप इन 50 सवालों में से कितनों का सही जवाब दिए हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की है। इससे मुझे मालूम चल जाएगा और एक अंदाज लग जाएगा कि अगला सेट आपको किस हिसाब से करवाना है।
तो साथियों, ये थी आज के हमारे मिश्रित प्रश्नों का टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अलग अलग टॉपिक का यह एक अभ्यास परीक्षा के लिए भीड़ से आपको अलग खड़ा करेगा। ठीक है, एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। जितने भी भाई और बहन इस क्लास को अंत तक देखे हैं, ईमानदारी से कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है लाइक कर लीजिए, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करने से जुड़ जाइए, क्योंकि डेली इस प्रकार की बेहतरीन क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। जब तक आप एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसे ही प्रश्न आपको डेली कराता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।